गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में यहाँ पे बेटा बात करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हम आपको इनिशियली बता रहे हैं। जैसे आप देखिए, मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में किस मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कितनी दूर तक ले जाना है, डिस्टेंस कितना है। फिर हम बात करेंगे किस डायरेक्शन में ले जाना है। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कैसे ले जाना है। ठीक है, तो आप देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ये चैप्टर का नाम है। मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, किस टाइप के मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है, क्या क्या है बेटा उसमें। वाटर है, मिनरल है, फूड मटेरियल्स है। फूड मटेरियल्स को हम बोलते हैं फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना रखा है ना, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेट। और हार्मोन्स भी हैं, हार्मोन्स, इसको हम पीजीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर हार्मोन्स, इनका भी ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट में एक है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि यहाँ लोकेशन पूरा चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो डिस्टेंस में देखिए, डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब, शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब एक ही सेल के अंदर विद इन सेल ट्रांसपोर्ट होना है, एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, या फिर विद इन सेल ट्रांसपोर्ट, या फिर अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, एक सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे सेल में पहुंच जाए, या फिर फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल ट्रांसपोर्ट विद इन द टिश्यू, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो दूसरा सेल है पहले सेल के बगल में ही है, मतलब दोनों सेल एक ही टिश्यू के पार्ट है। ये नहीं है कि एक सेल रूट का हो दूसरा लीफ का हो, नहीं, दोनों एक ही टिश्यू के हैं, मतलब बगल बगल में रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कराएगा कौन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज डन बाई या कैरिड बाई डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा है, इसके थ्रू हो जाता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अदर, दैट इज फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट से लीफ में पहुंच जाए, या फिर लीफ से रूट में पहुंच जाए। ठीक है, डन बाई जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम कराता है लॉन्ग डिस्टेंस। जाइलम फ्लोएम के थ्रू जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि यहाँ पूरा लोकेशन ही बदल जाता है। जैसे जाइलम वाटर मिनरल नीचे से ऊपर ले जाता है और फ्लोएम फूड को नीचे ऊपर हर जगह ले जाता है ना। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट कराना है, किधर कराना है। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखिए, वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं इनका ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम होता है। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम, रूट टू लीफ। और फूड मटेरियल्स जो होता है फोटोसिंथेट, फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू होता है, बाई डायरेक्शनली होता है, बाई डायरेक्शनली या मल्टी डायरेक्शनली, दोनों ठीक है। फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल्स का, बाई डायरेक्शनली भी ठीक है और मल्टी डायरेक्शनली भी ठीक है। अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आप सबसे पहले लिख लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे ले जाया जाएगा ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसमें आप देखिए एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट,
दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और इसमें दो चीज़ें हैं, टू टाइप्स है। डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स होता है। एक है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपको याद हो बेटा, तो जब आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, सेल वाले चैप्टर में हमने आपको दिखाया था पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेल वाले चैप्टर में हम सब बता चुके हैं आपको। बस एक बार हम बहुत तेज़ी से आपको हम रिवाइज करा देते हैं, बस इतना हम कर सकते हैं, बाकी सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल का होना दो टाइप का है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? हाई कंसंट्रेशन, ध्यान देना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होना है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डाउनहिल, हाई टू लो, डाउनहिल along the concentration gradient, along the concentration gradient without using ATP एनर्जी, बिना एनर्जी का यूज किए होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल टू हाई कंसंट्रेशन होता है, अपहिल बोलते हैं इसको। अपहिल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है बाय यूजिंग एटीपी एनर्जी। पैसिव में एटीपी एनर्जी यूज नहीं होता था, लेकिन एक्टिव में एटीपी एनर्जी एक्सपेंड होता है, खर्च होता है, उसका एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है एटीपी एनर्जी यहाँ पे। और ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये दो टाइप का है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आप देखिए, जो सिंपल डिफ्यूजन है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन ये न्यूट्रल सोल्यूट का होता है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल सोल्यूट का होता है। या फिर हम बोल दें नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का होता है। ये लिपिड बाइलेयर के थ्रू सिंपली ये जा सकता है, डिफ्यूज कर सकता है बिना किसी कैरियर प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये लिपिड बाइलेयर के थ्रू, लिपिड बाइलेयर तो हाइड्रोफोबिक है, इनके थ्रू तो ये जा नहीं पाएगा क्योंकि ये पोलर या हाइड्रोफिलिक है, तो खुद से नहीं जा पाएगा, सिंपली डिफ्यूज नहीं कर पाएगा पोलर मॉलिक्यूल। तो उनका जो मूवमेंट है फैसिलिटेट कराना पड़ेगा, हेल्प कराना पड़ेगा। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है कैरियर प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स, उनको हम बोलते हैं। तीनों का मतलब एक है, तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। बाकी दोनों में कॉमन बात क्या थी? डिफ्यूजन है, हाई टू लो होता है, एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, विदाउट एटीपी एनर्जी खर्च किए होता है ना, डाउनहिल होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ कैरियर प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ ये न्यूट्रल सोल्यूट के लिए था या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के लिए था, ये हाइड्रोफिलिक या पोलर मॉलिक्यूल के लिए होता है, या फिर सम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ध्यान देना, सम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये तो लो टू हाई होता था, एक्टिव होता था, ये चार्ज पार्टिकल्स के लिए होता है, जो आयंस नहीं होते हैं, जिस पे प्लस माइनस चार्ज होता है। मोस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली यूजिंग एटीपी एनर्जी। और यहाँ भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, जिसको बोलते हैं पंप। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये डाउनहिल है, ये भी डाउनहिल है, ये अपहिल है, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है वो सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट होने का मतलब मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट वो तब कराता है जब सारे के सारे जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है सेल के मेम्ब्रेन पे वो इन्वॉल्व हो जाए ट्रांसपोर्ट कराने में। तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट तभी होगा जब सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या हो जाते होंगे, सैचुरेट हो जाते होंगे। और इनमें जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो हाईली स्पेसिफिक है। मतलब जैसे मान लीजिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, उसके थ्रू सोडियम पोटेशियम ही जा पाएगा, कैल्शियम नहीं जा पाएगा, हाईली स्पेसिफिक है।
और जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक्वापोरिन होता है, वाटर चैनल, वो सिर्फ वाटर को ही ले जाएगा, किसी और को नहीं ले जाएगा, हाईली स्पेसिफिक होता है। जो ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है अपने मॉलिक्यूल के लिए, जैसे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए होता है। और दोनों केस में आप देखेंगे जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो सेंसिटिव है इनहिबिटर्स के लिए। जो इनहिबिटर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, ये जो कैरियर प्रोटीन है, इनमें जो अमीनो एसिड नहीं होता साइड चेन, उसी से रिएक्ट करके उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ना। तो इनमें जो कैरियर प्रोटीन्स होता है वो इनहिबिटर्स के लिए हाईली सेंसिटिव भी होता है। तो ये हमने बता दिया सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं पंप। तो थोड़ा सा हम बेटा आपको डिफ्यूजन के बारे में और भी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के बारे में हम आपको और भी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे आप देखिए जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन पहली बात तो आपको पता है कि ये पैसिव प्रोसेस है, हाई टू लो होता है, ये भी आपको पता है। पैसिव का मतलब एटीपी एनर्जी खर्च नहीं होता। जो डिफ्यूजन होता है, एक चीज़ ध्यान देना, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन आप देखिए, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा होगा। जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन होता है वो भी बढ़ता है। डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए आप ज़रा, जो डिफ्यूजन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल। डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? अरे भाई, साइज कम है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, साइज बड़ा होगा तो डिफ्यूजन कम होगा। मोटका आदमी धीरे धीरे दौड़ता है, लेकिन जो छोटका होता है देखिए वो बहुत तेज़ी से भागता है। साइज छोटा तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, साइज बड़ा तो डिफ्यूजन कम होगा, जाहिर सी बात है। तो ये कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया डिफ्यूजन का। और एक चीज़ ये भी है, जैसे आप 3 स्टेट पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो डिफ्यूजन इज मोर ऑब्वियस इन लिक्विड एंड गैसेस। ध्यान देना, लिक्विड और गैस का डिफ्यूजन हो रहा है, ये बात तो आपको दिख ही रहा है बिल्कुल। लिक्विड और गैसेस में डिफ्यूजन होता ही होता है, बट ध्यान देना डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है। डिफ्यूजन सॉलिड में होता है, सॉलिड का नहीं होता। ध्यान से सुनना, डिफ्यूजन सॉलिड में होता है, सॉलिड का नहीं होता। तो आप देखिए स्टेटमेंट एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, डिफ्यूजन इज मोर ऑब्वियस इन लिक्विड एंड गैसेस, बट डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन ऑफ सॉलिड्स इज मोर लाइकली टू अकर। मतलब डिफ्यूजन सॉलिड में होता है, सॉलिड का नहीं होता। बाकी लिक्विड और गैस का डिफ्यूजन तो होता ही होता है, सॉलिड में भी होता है, लेकिन सॉलिड का नहीं होता। जैसे बताइए चना है, चने को आप पानी में डाल दो, इम्बाइबिशन होगा, चने के अंदर पानी जाएगा, चने का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो चने में डिफ्यूजन तो हुआ होगा ना। चने का थोड़ी ना डिफ्यूजन हुआ, चने में डिफ्यूजन हुआ, जिससे उसका साइज बढ़ गया। लकड़ी है, सूखी लकड़ी को पानी में डाल दो, लकड़ी फूल जाता है, क्योंकि लकड़ी में पानी का डिफ्यूजन हुआ, लकड़ी का डिफ्यूजन नहीं हुआ। डिफ्यूजन सॉलिड में हुआ, सॉलिड का नहीं हुआ। वही चीज़ हमने यहाँ पे बताया है। तो चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, दोनों में कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। और पैसिव में एफडी में इन्वॉल्व होता है, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर होता है, सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर नहीं होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको हम बता दें, जैसे आप देखिए पैसिव यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट। तो ये क्या है आप देखिए जरा, ये पार्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, पार्ट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यूनिपोर्टर, एंटीपोर्टर, सिम्पोर्टर, दीज आर अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर जो इन्वॉल्व है एफडी में। तो आप देखिए जरा, ये सेल का मेम्ब्रेन है, ठीक है,
ये सेल मेम्ब्रेन है, हमने यहाँ पे लिख दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है। इसमें आप देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये है। मान लीजिए ये सिम्पोर्टर है, सिम्पोर्ट, ये सिम्पोर्टर है, ये एंटीपोर्टर है और ये यूनिपोर्टर है। तो जो सिम्पोर्टर होता है इसके थ्रू दो मॉलिक्यूल है, ए और बी, ए एंड बी, दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी, दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं। दोनों मॉलिक्यूल का मूवमेंट एक साथ एक ही डायरेक्शन में होगा। सिम मतलब एक साथ। इन सिम्पोर्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्टर एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसके थ्रू दो मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल, इनका मूवमेंट एक साथ एक ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में। मतलब इधर दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, इधर कम होगा, तभी तो ये एफडी है, डिफ्यूजन है, हाई से लो की तरफ। एंटीपोर्टर में दोनों का ट्रांसपोर्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे इधर ए है, इधर बी है, ए इधर से इधर आया तो बी इधर से इधर गया, मतलब ए का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा था, इधर कम था, बी का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा था, इधर कम था। अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन हाई से लो कंसंट्रेशन की ही तरफ हो रहा है मॉलिक्यूल का। यूनिपोर्ट में क्या है ना, ए या बी दोनों में से कोई एक ही एक बार में जाएगा, आइदर ए और बी, मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ए का मूवमेंट बी के इंडिपेंडेंट होगा या बी का मूवमेंट ए के इंडिपेंडेंट होगा। यूनिपोर्टर के थ्रू सिर्फ एक ही का ट्रांसपोर्ट होगा, ए जाएगा तो बी नहीं जाएगा एक बार में, या बी जा रहा होगा तो ए नहीं जा रहा होगा, मतलब एक दूसरे का मूवमेंट एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे एक साथ जाएंगे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे एक का मूवमेंट दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और आपने सुना होगा वाटर चैनल, वाटर चैनल जो होता है, वाटर चैनल ये इन्वॉल्व्ड इन एफडी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है। इट इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स, मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। जैसे हम पानी पीते हैं, पानी, आप सोचो पानी सेल के अंदर कैसे जाता होगा, सेल के ऊपर तो मेम्ब्रेन है, तो सेल के मेम्ब्रेन पे पानी को ले जाने के लिए कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर चैनल। ये 8 अलग अलग टाइप के एक्वापोरिन्स का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। इसी के थ्रू पानी का एफडी होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और पानी का जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन होता है। जो पोरिन शब्द आया है ना, पोरिन जो होता है ये कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है, इन्वॉल्व्ड इन एफडी में इन्वॉल्व होता है। और पोरिन जो होता है प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, एंड सम बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया। सभी बैक्टीरिया नहीं, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होता क्योंकि वहाँ आउटर मेम्ब्रेन होता ही नहीं ना। एंड सम बैक्टीरिया में भी सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पोरिन्स। अच्छा, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनसीईआरटी में एक डायग्राम बनाया है कि जो कैरियर प्रोटीन है, देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम, कैरियर प्रोटीन है तो जो बाहर का मॉलिक्यूल है वो आके कैरियर प्रोटीन में जो पॉकेट बना था वहाँ पे बाइंड किया। बाइंड करने के बाद जो कैरियर प्रोटीन था वो रोटेट कर गया, मतलब बाहर से अंदर आ गया, रोटेट कर गया, कैरियर प्रोटीन ऐसे रोटेट कर गया और मॉलिक्यूल अंदर की तरफ रिलीज हो गया। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन का वहाँ पे रोटेशन दिखाया गया होगा। तो आप एनसीईआरटी में देखिए बना होगा ना रोटेशन।
ये हो गया पैसिव, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट और सिम्पोर्ट। बाकी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने बता ही दिया है आपको कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब हम ये बेटा यहाँ पे बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें आप वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ोगे, सॉलिड पोटेंशियल पढ़ोगे, प्रेशर पोटेंशियल आप पढ़ोगे ना। तो हम बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। तो वाटर पोटेंशियल के जस्ट पहले हम थोड़ा सा ना 2 मिनट का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बता देते हैं, उसके बाद फिर हम वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कितने टाइप का होता है आप इसमें हम आपको बता रहे हैं 4 टाइप्स। परमिबिलिटी के बेसिस पे मेम्ब्रेन 4 टाइप्स का है, 4 टाइप का है। क्या क्या? एक तो है परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मतलब फुल्ली परमिएबल। दूसरा है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और चौथा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबल का मतलब है ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को जाने दे, अलाउ द पैसेज ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, दोनों को जाने देता है, उसको बोलते हैं परमिएबल या फुली परमिएबल। एग्जाम्पल है जैसे सेलुलोजिक सेल वॉल, जो प्लांट का सेल वॉल नहीं होता वो फुल्ली परमिएबल होता है, सॉल्वेंट सोल्यूट दोनों को जाने देता है। इम्परमिएबल मतलब विच परमिट्स द पैसेज ऑफ नाइदर सॉल्वेंट नॉट सोल्यूट, विच प्रिवेंट, जो ना तो सॉल्वेंट ना तो सोल्यूट किसी को भी नहीं जाने देगा, दोनों को रोक लेता है, वो इम्परमिएबल होता है। जैसे आप देखिए ये डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट बोथ, दोनों को रोक लेता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल है क्यूटिनाइज्ड एंड सुबेराइज्ड सेल वॉल। क्यूटिन और सुबेरिन का बना हुआ सेल वॉल जो होता है सॉल्वेंट सोल्यूट दोनों को रोक लेता है ना। सेमी परमिएबल, सेमी मतलब हाफ, मतलब आप देखेंगे सेमी परमिएबल के थ्रू जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पास कर सकता है, जा सकता है, जो सोल्यूट है, सोल्यूट कैन नॉट, सोल्यूट ना जा पाएगा, सॉल्वेंट जा पाएगा। ये सॉल्वेंट आधे को जाने देगा, सॉल्वेंट को जाने देगा, सोल्यूट को रोक लेता है, इसलिए बोलते हैं सेमी परमिएबल। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल है पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो गया। अंडे का जो झिल्ली होता है ना, अंडा खाते हो, एग मेम्ब्रेन, जब अंडे का कवरिंग, एग सेल हटाते हो तो एक पॉलीथीन की तरह कवरिंग होता है ना, एग मेम्ब्रेन। स्किन का मेम्ब्रेन होता है कोलोइडियन मेम्ब्रेन, कोलोइडियन मेम्ब्रेन ऐसे होता है। कॉपर फेरीसाइनाइड, फेरीसाइनाइड मेम्ब्रेन, ये सब सेमी परमिएबल होता है। और जो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है बेटा, ये अ टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक टाइप का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है। लेकिन अलग कैसे है इससे, ये कुछ सेलेक्टेड सोल्यूट को भी जाने देता है। ऑल्सो अलाउ पैसेज ऑफ सम सेलेक्टेड सोल्यूट्स ऑल्सो, ये कुछ सेलेक्टेड सोल्यूट्स को भी जाने देता है, इसलिए बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल, ठीक है, लेकिन सभी सेमी परमिएबल सेलेक्टिवली नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपना जो सेल का मेम्ब्रेन नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ऐसे ही जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, वैक्यूलर मेम्ब्रेन, ये भी होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो याद रखना, जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये तो सॉल्वेंट को तो जाने देता है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड सोल्यूट को भी जाने देता है, इसलिए बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन सेमी परमिएबल सॉल्वेंट जाने देता है, एक भी सोल्यूट नहीं जाने देता। सेलेक्टिवली कुछ सेलेक्टेड सोल्यूट को भी जाने देता है ना। आप नोट कर लीजिए,
लिख लीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा वो प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। तो आप देखिए, अगर हम बात करें प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में, तो आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर का बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है प्लांट के लिए। वाटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और आप देखिए वाटर का सिग्निफिकेंस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए, आपको लकड़ी, ड्राई वुड्स, सूखी लकड़ी है, आपको लगता है कि ये सूखी है ना, उसमें भी वाटर होता है। ड्राई सीड होता है, सीड आपको एकदम सूखा लगता है, ड्राई लगता है, लेकिन उसमें भी वाटर होता है। वाटरमेलन में 92% क्या होता है? वाटर होता है। जो मेज का प्लांट है, मस्टर्ड का प्लांट है, ये सब पर डे बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट के लिए वाटर का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ड्राई सीड आपको लग रहा है, लेकिन इसमें भी वाटर है। तो इसका मतलब कि जो प्लांट है, प्लांट के लिए वाटर का बड़ा सिग्निफिकेंस है। एक्चुअल में प्लांट को इतना ज़्यादा वाटर इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ वाटर इसको लॉस करना होता है ट्रांसपिरेशन में। ध्यान देना, प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसको ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी को क्या करना है? लॉस करना है, इसलिए वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और अगर प्लांट को वाटर का सप्लाई कम कर दिया जाए तो प्लांट का जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावार है, वो बहुत कम हो जाता है। आप देखिए, आपका जो खेत है उसमें जो फसल बोया जाता है, अगर मान लीजिए 4 बार सिंचाई करना था, इरिगेशन करना था, आपने 2 बार ही किया, तो आपके जो फसल का पैदावार है, यील्ड है, वो कम हो जाएगा ना। तो पानी जो होता है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ये अगर डिमांड पूरा ना हो ना, तो यही एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। एक कंसेप्ट हम बात करने वाले हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो वाटर पोटेंशियल इसको हम साई डब्ल्यू से दिखाते हैं, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाई या डिटरमाइंड बाई सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल इक्वल टू वाटर पोटेंशियल। तो ये दोनों पोटेंशियल होता है जो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है, अफेक्ट करता है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है, हम बात करने वाले हैं। जैसे आप ये बताइए, पानी लिक्विड फेज में है और गैसियस फेज में है, सॉलिड फेज में भी है, 3 फेज में होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए किसी बॉटल में पानी भरा है, तो पानी मतलब बॉटल में जो पानी भरा है, तो क्या जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल वो कांस्टेंट रहते हैं क्या? नहीं, उनमें बहुत तेज़ी से रैंडम फास्ट मूवमेंट होता रहता है वाटर मॉलिक्यूल का। आपको बाहर से नहीं दिखता, लेकिन उनका मूवमेंट होता रहता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट होता है तो उससे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है, फ्री एनर्जी जनरेट होता है। उसी काइनेटिक एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को वाटर के हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। और जिस कंटेनर में जितना ज़्यादा पानी होगा, पानी का कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, ध्यान देना, हम उस कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन वाली उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अमाउंट वाले की बात कर रहे हैं। तो जिस कंटेनर पानी का जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उसका मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, फ्री एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी या फ्री एनर्जी ऑफ या केमिकल एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बॉटल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास बॉटल है और बॉटल में पानी है। तो पानी बॉटल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनका मूवमेंट हो रहा होगा, और उनके मूवमेंट से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है उसी को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। अब जैसे बॉटल मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए पानी को हम यहाँ तक भर दें तो वाटर मॉलिक्यूल का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा उनका। कंसंट्रेशन मीन्स अमाउंट। तो वाटर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब उसका वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई, साई से दिखाते हैं, ठीक है, साई एस होता है एक्चुअल में, ग्रीक सिंबल साई, एंड एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट पास्कल। तो
ध्यान देना, वाटर पोटेंशियल को हम साई से दिखाते हैं, साई डब्ल्यू से दिखाते हैं, और इसका यूनिट होता है वही जो प्रेशर का यूनिट है, मतलब पास्कल। तो वाटर पोटेंशियल का यूनिट और प्रेशर का यूनिट सेम क्यों है? क्योंकि पानी से भी तो प्रेशर डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए किसी को हम 1 लीटर पानी पिला दें और किसी को 3 लीटर पानी पिला दें, तो किसके पेट के अंदर ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा? जिसको 3 लीटर पानी पिलाया हमने। तो पानी भी तो प्रेशर क्रिएट करता है ना, इसलिए इसका यूनिट वही है जो प्रेशर का यूनिट है, पास्कल। 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 बार्स। 1 मेगा पास्कल में 10 बार्स होता है। और याद रखना, वाटर का कंसंट्रेशन या अमाउंट, हमने बताया नहीं, बोतल में जितना ज़्यादा पानी होगा उसका वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। या फिर हम बोल दें फ्री एनर्जी या डाइल्यूट वाटर जितना ज़्यादा होगा, वाटर पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। फ्री एनर्जी या डाइल्यूट वाटर जितना ज़्यादा होगा, फ्री वाटर जितना ज़्यादा होगा, या पानी का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन या अमाउंट, बात एक ही है यहाँ पे, उतना ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल होगा। ठीक है। और वाटर मूवमेंट अकर्स फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए 2 बॉटल हैं, एक बॉटल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, दूसरे वाले में वाटर पोटेंशियल कम है। आप किसी पाइप से कनेक्ट कर दो तो पानी जहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल है वहाँ से लो की तरफ जाएगा। इसी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, पढ़ा है आपने ना। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, ध्यान देना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विदाउट एनी प्रेशर। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। याद रखना, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कितना? 0। लेकिन कंडीशन क्या है? एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे विदाउट एनी प्रेशर, बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं हुआ है। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। कितना है? 0 ही मैक्सिमम है। ध्यान देना। इफ एनी सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट या एनी सॉल्यूशन, देन द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या डाइल्यूशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज, thus डिक्रीजिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। एक बार बताइए, जैसे मान लीजिए ये बोतल में आपको पानी दिख रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट है। अगर इसी में हम 100 ग्राम 100 ग्राम हम शुगर ऐड कर दें, चीनी ऐड कर दें, तो एक बात बताना, अगर इसी में हम 100 ग्राम पानी ऐड कर दें तो एक बात ये बताओ, पानी क्या होगा? डाइल्यूट होगा कि थिक होता जाएगा? थिक मतलब यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता जाएगा। ध्यान देना, कंसंट्रेटेड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कंसंट्रेटेड का मतलब डाइल्यूशन कम होता जाएगा, पानी गाढ़ा होता जाएगा। पानी का जो फ्री एनर्जी होगा, मूवमेंट वाला एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि पानी जैसे जैसे जितना जितना गाढ़ा होता जाएगा, थिक होता जाएगा, उसका डाइल्यूशन कम होता जाएगा, मूवमेंट भी, मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी तो कम होता जाएगा ना, तो उसका वाटर पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप सोल्यूट ऐड करते जाओगे, मूवमेंट या काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा और वाटर पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा कम होता जाएगा। तो आप देखिए वही हमने लिखा है, इफ़ एनी सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन प्योर सॉल्वेंट या एनी सॉल्यूशन, देन द अमाउंट ऑफ फ्री वाटर या कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या डाइल्यूशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज, thus decreasing its water potential. This magnitude of lowering in water potential due to addition of solute is called solute potential. ध्यान देना, सोल्यूट के डालने से वाटर पोटेंशियल कम हो गया, इसी मैग्नीट्यूड ऑफ लोअरिंग इन वाटर पोटेंशियल ड्यू टू एडिशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। साई एस से हम दिखाते हैं इसको। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसको हम पाई से भी दिखाते हैं, पाई साई एस से दिखा दो या पाई से दिखा दो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोल दो या सोल्यूट पोटेंशियल बोल दो, विच इज ऑलवेज नेगेटिव। वाटर पोटेंशियल, ध्यान देना, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 था, और जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है, सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑल द सॉल्यूशंस हैव नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। एक बार बताइए, जब प्योर सॉल्वेंट था तो वाटर पोटेंशियल 0 था, और हमने बोला सोल्यूट डालोगे तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल 0 था, आपने सोल्यूट डाल दिया, क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? जाहिर सी बात है 0 से कम हो जाएगा ना, क्योंकि सोल्यूट डालने से सॉल्यूशन बन जाता है, वाटर पोटेंशियल भी कम होता जाता है। तो 0 से कम क्या होगा? जाहिर सी बात है माइनस में होगा। तो ऑल द सॉल्यूशंस हैव
नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, याद रखना, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। ऑल द सॉल्यूशन हैव नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है। अब एक कंसेप्ट यहाँ अभी बाकी है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है ये हम आपको बता देंगे अभी, ठीक है। या आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए। तो एक चीज़ ध्यान देना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोल्यूट कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट पोटेंशियल। इस लाइन का मतलब समझना, सोल्यूट कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट पोटेंशियल। जैसे आपको पता है कि जितना ज़्यादा सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, अभी हमने बोला कि सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, जो सोल्यूट पोटेंशियल है उतना ही ज़्यादा मोर नेगेटिव होता जाएगा। ध्यान देना, हायर द सोल्यूट कंसंट्रेशन, हायर द सोल्यूट कंसंट्रेशन मोर नेगेटिव मतलब मोर नेगेटिव, नेगेटिव में बढ़ रहा है, -3 है तो -4, -5, -6, ये बढ़ थोड़ी ना रहा है, ये तो कम होता जा रहा है ना। माइनस में बढ़ना मतलब क्या होना, डिक्रीज होना। तो हायर द सोल्यूट कंसंट्रेशन, लोअर और मोर नेगेटिव इट्स सोल्यूट पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा सोल्यूट का कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ता जाएगा, उसका सोल्यूट पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा, उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। नेगेटिव में बढ़ेगा मतलब कम होगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, 10 ग्राम चीनी डाल दिया, तो ये जाहिर सी बात है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका सोल्यूट पोटेंशियल मान लीजिए -2 है, -2, और हमने क्या किया, और चीनी इसमें ऐड कर दिया तो -3 हो गया, और डाल दिया -4, -5। तो चीनी मतलब सोल्यूट ऐड करते जा रहे हो, तो सोल्यूट पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब और कम होता जा रहा है। माइनस में बढ़ना मतलब नेगेटिव कम होना ना, तो नेगेटिव में वो बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। ध्यान देना बेटा, फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। तो हम बताएं, एक बार बताइए क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि सोल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल भी कम होता है, नेगेटिव में होता जाता है, और सोल्यूट पोटेंशियल भी कम होता जाता है। सोल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल भी कम होता है, नेगेटिव में होता है, और सोल्यूट पोटेंशियल भी नेगेटिव में होता है, तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है। ध्यान देना, फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब सॉल्यूशन है तो वाटर पोटेंशियल तो जीरो नहीं होगा, नेगेटिव में होगा, और सोल्यूट पोटेंशियल जब सॉल्यूशन है तो सोल्यूट पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करेगा, और ये भी नेगेटिव में होता है, तो दोनों नेगेटिव में होते हैं और एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब देखिए, अब बताइए, जैसे मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट है, इस प्योर सॉल्वेंट में हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करें, जैसे कौवे वाला कहानी याद है ना, वो मटके में कंकड़ डालता था, कंकड़ पत्थर डालता था, जिससे पानी ऊपर आ गया और आराम से वो पी लिया। तो ऊपर कैसे आ गया? प्रेशर की वजह से। अब जैसे ये है, हम बाहर से क्या करें, इस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें। तो जब हम इस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो एक बात ये बताइए, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ने से उनका फ्री एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इस सॉल्वेंट का या फिर सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा, उस प्रेशर की वजह से। उस प्रेशर को हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल, और जो प्रेशर होता है वो यूजुअली पॉजिटिव में होता है। तो आप देखिए, इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू अ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, हम किसी प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन पे जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। इस प्रेशर को हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, जो बाहर से अप्लाई किया। क्योंकि बाहर से प्रेशर लगाओगे तो मूवमेंट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाटर पोटेंशियल भी बढ़ता है बेटा, ध्यान देना। तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, ठीक है, ऑल दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल या टेंशन इन वाटर कॉलम ऑफ इन जाइलम। वाटर कॉलम को मतलब जैसे ट्रैकिड है, वेसल्स है जाइलम का, डेवलप। तो
जब ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रैकिड वेसल से पानी का अचानक से लॉस हो जाता है, उससे नेगेटिव प्रेशर भी डेवलप हो जाता है। हालांकि यही नेगेटिव प्रेशर जरूरी होता है एसेंट ऑफ सैप के लिए, तो नेगेटिव प्रेशर या टेंशन भी डेवलप हो सकता है। अदरवाइज जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो आमतौर पे यूजुअली पॉजिटिव ही होता है। तो फाइनल इक्वेशन क्या लिखते हैं, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या था, 0 था। सोल्यूट पोटेंशियल क्या था, नेगेटिव था। प्रेशर पोटेंशियल क्या था, पॉजिटिव था। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए वाटर पोटेंशियल 0 है, इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल कितना है, -5, प्रेशर पोटेंशियल +5, तो 0 के बराबर हो गया ना, वही तो है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस हम बताने वाले हैं, पहले 1-2 लाइन इसमें कुछ है, सुन लीजिए आप। सेल वॉल फुल्ली या फ्रीली परमिएबल होता है, आपने पढ़ा है, मतलब उसके थ्रू सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों फ्रीली मूव कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट होता है वैक्यूल का मेम्ब्रेन, आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स फॉर वाटर मूवमेंट। सेल वॉल फुल्ली परमिएबल है, सेल का मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वैक्यूल का मेम्ब्रेन ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है एंड आर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स फॉर वाटर मूवमेंट। मतलब सेल के अंदर पानी आएगा, इन होगा या आउट होगा, ये डिसाइड करेगा सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल का मेम्ब्रेन। सेल वॉल का कोई काम नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो फुल्ली परमिएबल है, वो किसी को आने जाने से नहीं रोकेगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, मतलब रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, मतलब रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। मतलब जैसे दो टैंक है, टैंक ए टैंक बी, एक टैंक में पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब पानी का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब इधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। टैंक बी में पानी का अमाउंट कम है, मतलब वाटर पोटेंशियल कम है। पाइप से जोड़ दो तो पानी ए से बी की तरफ जाएगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। यही होता है ऑस्मोसिस। तो बीच में ना एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। तो वही है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसे ही बोलते हैं ऑस्मोसिस। एक टाइप का डिफ्यूजन है। द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट, ध्यान देना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड प्रेशर ग्रेडियंट, कितना ज़्यादा प्रेशर है, ए वाले टैंक में प्रेशर ज़्यादा है, बी में कम है, तो उतना ही तेजी से जाएगा और ए से बी की तरफ जाएगा ना। तो डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड प्रेशर ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट्स। और जो ऑस्मोसिस है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अकरिंग इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, तो इसके रिस्पॉन्स में होता है। और जानते हो 2 चैम्बर है ए और बी, अगर हम बोल दें कि दोनों में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब नेट फ्लो वाटर का 0 होगा। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड में वाटर पोटेंशियल क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। 2 चैम्बर्स हैव इक्वल वाटर पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम। तो आप देखिए, जैसे ये चैम्बर ए है, ये चैम्बर बी है, बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये हमने वाटर दिखा रखा है, ये गोले गोले से हमने सोल्यूट दिखा रखे हैं। ठीक है, तो अब बताइए, चैम्बर बी में सोल्यूट का अमाउंट आपको ज़्यादा दिख रहा है, चैम्बर ए में कम दिख रहा है। चैम्बर ए में जब सोल्यूट कम है तो जाहिर सी बात है वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो पानी किधर से किधर जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा पानी। ध्यान देना, वाटर का जो मूवमेंट है ए से बी की तरफ होगा। तो आप ये बताओ, ध्यान देना, आप बताओ ए में आपको सोल्यूट क्यों कम दिख रहा है, ध्यान देना। ए में सोल्यूट क्या है, सोल्यूट कम है, तो जाहिर सी बात है सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, सोल्यूट कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, और सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा, सोल्यूट पोटेंशियल भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि सोल्यूट कंसंट्रेशन और सोल्यूट पोटेंशियल में इनवर्स रिलेशनशिप होता है।
और डिफ्यूजन प्रेशर, प्रेशर भी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वाटर का मूवमेंट हाई डीपी से लो डीपी की तरफ होता है। यहाँ पे उसका उल्टा लिख दो। यहाँ पे देखिए सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल कम होगा और सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा, और डिफ्यूजन प्रेशर भी कम होगा, डिफ्यूजन प्रेशर भी यहाँ पे कम होगा। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब एक कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है हम आपको बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में। तो आप यहाँ पे देखिए, एक है पोटैटो ऑस्मोमीटर, दूसरा है थिसल फनेल एक्सपेरिमेंट। पोटैटो ऑस्मोमीटर आपने अपने स्कूल वगैरह में प्रैक्टिकल में किया भी होगा, डिमॉन्स्ट्रेट भी किया होगा आपने। हम थिसल फनेल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑस्मोसिस होता हुआ आपको दिखा रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस में हम बात करते हैं थिसल फनेल एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो डायग्राम में दोनों में दिखाया गया है। तो आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है, और एक हमने फनेल लिया हुआ, कीप लिया हुआ है, कुप्पी लिया हुआ है, और इसको उल्टा कर दिया हमने, इन्वर्टेड कर दिया, उल्टा कर दिया, और इसके ये माउथ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, एसपीएम लगा हुआ है, और फनेल के अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल कम है। सॉल्यूशन का नेगेटिव में होता है और इसका वाटर पोटेंशियल प्योर सॉल्वेंट है, तो जाहिर सी बात है जीरो होगा। मान लीजिए ये जीरो है मान लीजिए ये जीरो है, और इसका मान लीजिए कि वाटर पोटेंशियल -5 है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो एक बात ये बताना, इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका वाटर पोटेंशियल कम है, तो जाहिर सी बात है ये ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो गया। जो वाटर का मूवमेंट है ये फनल के अंदर होने लगा, कंटेनर से फनल के अंदर होने लगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो था ज़्यादा था और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो फनल के अंदर था वो कम था, ठीक है। तो आप ये बताइए ऑस्मोसिस होता हुआ दिख रहा है। अब हम फनल के ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें सॉल्यूशन के अंदर, फनल के अंदर मतलब सॉल्यूशन के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अप्लाई करें, तो जाहिर सी बात है इसका जो वाटर पोटेंशियल था, इसका जो वाटर पोटेंशियल कम था, वो वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे प्रेशर की वजह से, प्रेशर बढ़ाने से वाटर पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है, जाहिर सी बात है। तो इसका जो वाटर पोटेंशियल कम था, धीरे धीरे वाटर पोटेंशियल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और वो बढ़ के सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ के अंदर का वाटर पोटेंशियल सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा उस प्रेशर की वजह से, तो ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा, पानी का डिफ्यूजन होना बंद हो जाएगा, और इसी एक्सटर्नल प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान देना, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोक देता है, वाटर के डिफ्यूजन को रोक दिया, जिसने ऑस्मोसिस को रोक दिया, डिफ्यूजन को रोक दिया, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और बताइए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस रुक जाए, ये डिपेंड करता है फनेल के अंदर कितना सोल्यूट कंसंट्रेशन है। ध्यान देना, कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए डिपेंड करता है फनेल के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है। अगर मान लीजिए फनेल के अंदर सोल्यूट ज़्यादा रहा होगा तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या रहा होगा, उतना ही कम रहा होगा, तो पानी उतना ही अंदर जाएगा, तो इसका मतलब हमको प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर इसके अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा जाएगा, ऑस्मोसिस ज़्यादा होगा, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बाहर से प्रेशर हमको उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सोल्यूट का कंसंट्रेशन फनेल के अंदर कम रहा होगा तो जाहिर सी बात है वाटर पोटेंशियल उसका क्या रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, तो ऑस्मोसिस भी क्या होगा, कम होगा, तो हमको बाहर से प्रेशर भी कम लगाना पड़ेगा। तो पता है बेटा, यहाँ पे देखिए
If the external pressure applied from the upper part of the funnel such that no water diffuses into the funnel through the membrane is called osmotic pressure, which is the function of solute concentration. मतलब जितना ज़्यादा सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा, बाहर से प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। या फिर हम बोलें ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान देना, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन। याद रखना, मतलब जितना ज़्यादा सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमको बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा बेटा पानी एब्जॉर्ब करेगा डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो एक चीज़ ये बताना, ऑस्मोटिक प्रेशर और सोल्यूट कंसंट्रेशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और आपको ये भी पता है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन, आपको ये भी पता है कि सोल्यूट कंसंट्रेशन और सोल्यूट पोटेंशियल में उल्टा रिलेशनशिप है। आपको ये भी पता है कि इसमें उल्टा रिलेशनशिप होता है। मतलब जितना ज़्यादा सोल्यूट बढ़ाते हो, सोल्यूट पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता जाता है, मतलब उतना ही कम होता जाता है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू माइनस साई एस। ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर है, साई एस क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल, बात एक ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू माइनस सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ध्यान देना, दोनों का वैल्यू बराबर होता है। न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल बट साइन अपोजिट। ये पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है। न्यूमेरिकली बोथ आर इक्वल बट साइन अपोजिट। ये पॉजिटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है। अगर मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर है +10, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल होगा -10। दोनों 10 ही होगा। ये 10 +10 है तो ये -10 होगा। मतलब दोनों का माइनस, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर +5 है तो सोल्यूट पोटेंशियल -5 होगा। दोनों का न्यूमेरिकली इक्वल होता है प्लस, लेकिन इनका जो सिंबल होता है, मतलब इनका जो साइन होता है, साइन अपोजिट होता है, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू जो रहता है ना वो सेम रहता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कंसेप्ट आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस के बारे में बात करेंगे, फिर अभी हम बताएंगे आपको इम्बिबिशन के बारे में बताएंगे आपको। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हम बता रहे हैं बेटा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ध्यान देना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इसको हम डीपीडी भी बोलते हैं, डीपीडी, या फिर इसे ही बोला जाता है सक्शन प्रेशर, एसपी या सक्शन प्रेशर। दोनों बात एक ही है, दोनों कंसेप्ट का मतलब सेम ही बात है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। डीपीडी टर्म यूज किया था मेयर साहब ने, मेयर, और सक्शन प्रेशर टर्म यूज किया था रेनर साहब ने। दोनों अलग अलग टर्म है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। तो डीपीडी क्या है हम आपको बता दें, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स डेवलप अ प्रेशर कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब बताइए, जैसे मान लीजिए बॉटल में पानी भरा है तो पानी का डिफ्यूजन हो रहा है, तो जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल है वो एक प्रेशर डेवलप करता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। और प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा जितना डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन होगा। मान लीजिए जैसे किसी बोतल में आधा लीटर पानी है, ठीक है, तो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा, वो प्रेशर डेवलप करेगा जिसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी। अब अगर मान लीजिए उसी में हम पानी आधा लीटर के बजाय 1 लीटर कर दें तो ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा पानी का अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है। तो आप ये बताना, डिफ्यूजन प्रेशर और वाटर पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है इसमें। अब देखिएगा कि वाटर पोटेंशियल हो गया और डिफ्यूजन प्रेशर, दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा, काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो होता क्या है, इफ़ डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मैक्सिमम, जाहिर सी बात है जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वाटर पोटेंशियल, डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होता है। अब देखिए, इफ़ एनी सोल्यूट
is added in pure solvent, its diffusion pressure decreases। क्योंकि आप देखो ना, अगर आप कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दो प्योर सॉल्वेंट में तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, डिफ्यूजन प्रेशर भी कम होगा, वाटर पोटेंशियल भी कम होगा, कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हुआ, डेफिसिट मतलब डिक्रीज होना। प्योर सॉल्वेंट का डीपी क्या था, मैक्सिमम था, जीरो था, मैक्सिमम था। आपने क्या किया, उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, तो डीपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डेफिसिट मतलब कम होना, तो डीपी कम करेगा, डेफिसिट होगा डीपी में, और डीपी का कम होना ही कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर का डेफिसिट होना मतलब डिफ्यूजन प्रेशर का कम होना, इसी को हम बोलते हैं डीपीडी। डीपीडी इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है, डीपीडी इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर डीपीडी शब्द आया है इसका मतलब उसमें सोल्यूट जरूर है, मतलब वो सॉल्यूशन बन चुका है। तो अगर हम दो चैम्बर को कनेक्ट कर दें किसी पाइप के थ्रू, एक में प्योर सॉल्वेंट है, दूसरे में सॉल्यूशन है, तो पानी किधर से किधर जाएगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा ना, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में डीपी ज़्यादा है और दूसरे साइड में डीपी बहुत कम है। डीपी कम होना ही डीपीडी कहलाता है ना। तो हाई डीपी से लो डीपी की तरफ पानी जाएगा। या फिर हम बोल दें दो चैम्बर है, एक चैम्बर में डीपीडी कम है, डीपी और डीपीडी में उल्टा रिलेशनशिप होता है बेटा। दो चैम्बर है, चैम्बर ए और चैम्बर बी। चैम्बर ए में डीपी ज़्यादा है मतलब डीपीडी कम है, चैम्बर बी में डीपी कम है मतलब डीपीडी ज़्यादा है। पानी किधर से किधर जाएगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाएगा। तो डीपीडी क्या है, किसी सॉल्यूशन का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है। तो वाटर मूव फ्रॉम हाई डीपी टू लो डीपी या फिर लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ध्यान देना, डीपी और डीपीडी में उल्टा रिलेशनशिप होता है। तो अगर हमको डीपीडी को डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, डीपीडी क्या है, डीपीडी हम बोल सकते हैं इसको द डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर, द डिफरेंस इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट and a solution when both are subjected to same atmospheric pressure. The difference in the diffusion pressure या dP of a pure solvent and solution when both are subjected to same atmospheric pressure is called DPD, and DPD is the water absorption capacity of solution। क्योंकि solution क्या करेगा, दूसरे साइड से जहाँ पे डीपी ज़्यादा था उधर से पानी को एब्जॉर्ब करेगा, सक करेगा, इसलिए डीपीडी को हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। तो आपको अगर हम ऐसे एक डायग्राम के फॉर्म में अगर हम दिखाएं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये दो कंटेनर है, इसको हमने क्या किया, एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। ये चैम्बर ए है और ये चैम्बर बी है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन है और यहाँ भी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है और ये भी क्या है, ये भी सॉल्यूशन है। तो होता क्या है बेटा, मान लीजिए चैम्बर ए में सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। चैम्बर बी में सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। इसका मतलब पानी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका डीपी ज़्यादा होगा, इसका डीपी कम होगा। और डीपी ज़्यादा है तो इसका डीपीडी क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिसिट इसका कम होगा। और इसका जो डीपीडी है इसका डीपीडी ज़्यादा होगा क्योंकि आपने सोल्यूट ज़्यादा ऐड किया है। सोल्यूट जितना ज़्यादा ऐड करते जाओगे उसका डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही ज़्यादा कम होता जाता है ना, तो इसका वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा। अब बताइए पानी किधर से किधर जाएगा, जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा ए से बी की तरफ होगा, जो वाटर का मूवमेंट होगा ए से बी की तरफ होगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ होगा, हाई डीपी से लो डीपी की तरफ, या फिर लो डीपीडी टू हाई डीपीडी की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। ध्यान देना, लो डीपीडी से
हाई डीपीडी की तरफ होता है। तो ये देखो ना, चैम्बर बी ने वाटर क्या किया, सक किया, एब्जॉर्ब किया, क्योंकि इसका डीपीडी क्या था, ज़्यादा था, डीपी इसका कम था। हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं आपको, देखिए आप, हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं। देखो आप ज़रा, जैसे मान लीजिए ये कोई चैम्बर था, ठीक है, चैम्बर में ये प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का डीपी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, वाटर पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। तो एक बात ये बताइए, आप इसमें क्या करो, थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर दो, सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट ऐड करने से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और बताइए, सॉल्यूशन बन गया तो पानी का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, फ्री वाटर क्या हुआ, कम हो गया ना। तो जाहिर सी बात है, जब पानी कम होगा तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा, उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, डीपी कम हो जाएगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल अब फ्री वाटर तो रहेगा ही नहीं डिफ्यूज करने के लिए, कम हो जाएगा, तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कम हो जाएगा। और डीपी का कम होना क्या कहलाता है, डीपी का कम होना कॉल्ड डीपीडी कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, ये सॉल्यूशन बन चुका है अब ये। और अगर इस कंटेनर को हम किसी दूसरे कंटेनर से जोड़ दें जिसमें प्योर सॉल्वेंट है, तो बताइए पानी किधर से किधर जाएगा, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, प्योर सॉल्वेंट से पानी सक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डीपीडी या सक्शन प्रेशर। डीपीडी इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो बताइए, इस सॉल्यूशन को किसी दूसरे चैम्बर से ऐड कर दीजिए जिसमें प्योर सॉल्वेंट है और एक पाइप से कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट हाई, ध्यान देना, हाई डीपी से लो डीपी की तरफ होगा। और ये तब तक होगा जब दोनों साइड में वाटर पोटेंशियल या डिफ्यूजन प्रेशर बराबर ना हो जाए ना। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। डीपीडी इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो हमने डीपीडी को क्या डिफाइन किया था, द डिफरेंस इन द डीपी ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन व्हेन बोथ आर सब्जेक्टेड टू सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सॉल्यूशन है मान लीजिए, और इधर मान लीजिए एक चैम्बर है, इसमें ये प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान देना, इसमें मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट का डीपी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा रहता है। और दोनों चैम्बर को आपने क्या किया, जोड़ दिया, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, पानी इस कंटेनर से इधर जाएगा ना। तो पानी का डायरेक्शन देखो, मूवमेंट का इधर से इधर होगा, इधर से इधर जाएगा। तो सॉल्यूशन ने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट से वाटर को सक किया, इसलिए इसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। और इधर ध्यान दीजिए आप लोग, डीपीडी वैल्यू फॉर अ सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डीपीडी वैल्यू होता है ये पॉजिटिव होता है किसी सेल के लिए। अब देखिए, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ध्यान देना, डीपीडी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है माइनस टर्गर प्रेशर फॉर अ फ्लैसिड सेल। अगर कोई सेल फ्लैसिड है तो हम आपको बता दें, इसमें टीपी नहीं होता, टर्गर प्रेशर नहीं होता, टीपी 0 होता है। तो इसी फार्मूले पर रखो, जब टीपी 0 हो जाएगा तो डीपीडी बराबर ओपी हो जाएगा। ध्यान देना, किसी फ्लैसिड सेल के लिए डीपीडी वैल्यू इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर अ टर्जिड सेल, मान लीजिए कोई सेल फ्लैसिड है, उसमें जब वाटर का एंट्री होता है तो उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर। ठीक है, किसी फ्लैसिड सेल में जब पानी का एंट्री होता है तो उसमें टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है। तो इसमें क्या होता है, टर्जिड सेल के लिए टीपी इक्वल टू ओपी होता है। तो डीपीडी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और यहाँ पे ओपी माइनस टीपी बराबर 0 है। हम इसको ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें, ओपी माइनस टीपी बराबर 0, ओपी माइनस टीपी बराबर 0, तो डीपीडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूमेरिकली फॉलोइंग टर्म्स आर इक्वल, ध्यान देना, न्यूमेरिकली फॉलोइंग टर्म्स आर इक्वल। जैसे डीपीडी इक्वल टू माइनस वाटर पोटेंशियल, मतलब
डीपीडी और वाटर पोटेंशियल में उल्टा रिलेशनशिप है, क्योंकि बेटा डीपी और वाटर पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है, इसका डायरेक्ट है। और ये भी आपको पता है कि डीपी और डीपीडी में उल्टा रिलेशनशिप है किसी सॉल्यूशन के लिए, उल्टा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये भी आपको पता है। डीपी और डीपीडी में उल्टा है, तो जाहिर सी बात है डीपी और वाटर पोटेंशियल में डायरेक्ट है, तो जाहिर सी बात है डीपीडी इक्वल टू माइनस वाटर पोटेंशियल हो जाएगा, और ओपी बराबर माइनस सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अभी हम बताए थे न्यूमेरिकली इक्वल होता है, साइन अपोजिट है। टीपी बराबर प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा प्रेशर पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ना याद रखना पड़ेगा, या कंसेप्चुअली या समझ लो इसको। अब हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं, आपने 3 टाइप का सॉल्यूशन पढ़ा है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसी में कंसेप्ट आपको मिलेगा प्लाज्मोलिसिस का। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन। एक्सटर्नल सॉल्यूशन मतलब जो सेल के बाहर सॉल्यूशन है, मतलब जो कंटेनर में सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, बिहेवियर ऑफ ए प्लांट सेल विद रेस्पेक्ट टू वाटर मूवमेंट, मतलब पानी सेल के अंदर आएगा, अंदर आना मतलब एंडोऑस्मोसिस, और अंदर से बाहर जाना मतलब एक्सोऑस्मोसिस। तो बिहेवियर ऑफ अ प्लांट सेल विद रेस्पेक्ट टू वाटर मूवमेंट इन या आउट डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन। एक्सटर्नल सॉल्यूशन मतलब जो कंटेनर में रखा है सॉल्यूशन, सेल के बाहर का सॉल्यूशन। इंटरनल सॉल्यूशन मतलब क्या, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भी तो एक सॉल्यूशन है ना। तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन 3 प्रकार का है, 3 टाइप का है। क्या क्या, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो ये देखिए, आइसो मतलब सेम, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन है। तो हम सबसे पहले हाइपोटोनिक से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बेटा, तीनों चीज़ में रेफरेंस एक ही लेना, आप कभी कंसेप्ट भूलोगे नहीं। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब क्या, कम, क्या कम, सोल्यूट कम। ध्यान देना, हाइपो मतलब कम, क्या कम, सोल्यूट कम। कहाँ, बाहर। बाहर मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन में। ध्यान देना, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में हाइपो मतलब कम, क्या कम, सोल्यूट कम। कहाँ, बाहर। तो बाहर मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन है ये, ध्यान देना, ये एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, और ये अंदर साइटोप्लाज्म में ये इंटरनल सॉल्यूशन है। साइटोप्लाज्म जो होता है इंटरनल सॉल्यूशन होता है। तो ये बताना, बाहर सोल्यूट कम है, ध्यान देना, यहाँ पे सोल्यूट कम है। और बताओ, जब सोल्यूट कम होगा तो जाहिर सी बात है क्या ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। जब सोल्यूट कम होगा मतलब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, मतलब वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। सोल्यूट कम मतलब क्या, सॉल्वेंट ज़्यादा। और इस किसके तुलना में, अंदर की तुलना में। अंदर क्या है, अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट कम है, और सॉल्वेंट कम होने का मतलब वाटर पोटेंशियल भी कम होगा, और पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा। तो अगर हाइपोटोनिक एक्सटर्नल सॉल्यूशन है तो पानी बाहर से अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। ये देखो ऑस्मोसिस होता दिख रहा है, बाहर से अंदर गया, और जब बाहर से अंदर जाएगा किसी सेल के अंदर तो सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा, सेल फूल जाएगा। द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म। बाहर का सॉल्यूशन मोर डाइल्यूट है, मतलब उसका फ्री एनर्जी ज़्यादा है, और अंदर वाले में सोल्यूट ज़्यादा है, वो गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड है, थिक है, कॉल्ड हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर से अंदर पानी जाता है, एंडोऑस्मोसिस होता है, और जब किसी सेल के अंदर पानी जाएगा सेल क्या करेगा, फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और प्लांट सेल है, बैक्टीरिया है, फंजाई, इसमें सेल वॉल होता है, तो ये फूलेगा लेकिन बस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेल वॉल बहुत रिजिड होता है, उसको बस्ट होने से रोकेगा। लेकिन अगर यही कोई एनिमल सेल होता तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी एनिमल सेल को रख देते तो वो बस्ट कर जाता, फट जाता, क्योंकि वहाँ सेल वॉल नहीं है। आरबीसी होता तो हीमोलिसिस हो जाता, तो यहाँ एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो बताना किसी सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे तो क्या होता है, सेल स्वेल करता है। प्लांट सेल स्वेल करेगा, बस्ट नहीं करेगा, सेल वॉल है। एनिमल सेल होता तो बस्ट कर जाता। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब ज़्यादा, क्या ज़्यादा, सोल्यूट ज़्यादा, कहाँ,
बाहर, हर बार रेफरेंस सोल्यूट का लेना और बाहर लेना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बताओ जरा, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड हाइपरटोनिक। तो ये बताना, बाहर सोल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे बाहर सोल्यूट ज्यादा है, मतलब वाटर पोटेंशियल क्या है बाहर, कम है ना। तो किसके रेस्पेक्ट में, अंदर के रेस्पेक्ट में। तो ये बताना, अंदर सोल्यूट कम होगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ग्रेडियंट बन गया, पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है, तो जाहिर सी बात है एक्सोऑस्मोसिस होगा, सेल से पानी बाहर की तरफ जाता जाएगा, कंटेनर में पानी लॉस होता जाएगा। और बताना, जब किसी सेल से पानी निकलता जाएगा, वाटर लॉस होता जाएगा, तो ये सेल वॉल था, ये सेल मेम्ब्रेन था, ये अंदर वैक्यूल था। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, नॉर्मली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से चिपका रहता है, अटैच रहता है, ऐसे बगल में सटा हुआ रहता है। तो जब पानी निकलता जाएगा पूरा, तो मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग होता गया, श्रिंक होता गया है, देखिए ये श्रिंक होता गया, वैक्यूल भी छोटा होता जाता है। तो सेल वॉल वहीं पर रहेगा, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होता है। तो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर होता जा रहा है, सेल श्रिंक होता जा रहा है, पिचकता जा रहा है। तो सेल गेट श्रंकन, इसे बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है, श्रिंकिंग या विड्रॉल ऑफ मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम सेल वॉल ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस या ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर अकर्स व्हेन सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस शब्द हम ऐसे सेल के लिए यूज करेंगे जिसमें सेल वॉल होता है, क्योंकि सेल वॉल के रेस्पेक्ट में मेम्ब्रेन श्रिंक कर रहा है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस किस सॉल्यूशन में हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हुआ। अच्छा, अगर कोई प्लाज्मोलाइट सेल है, किसी प्लाज्मोलाइट सेल को हम दोबारा से उठा के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, तो जाहिर सी बात है एंडोऑस्मोसिस होगा, और इसका जो मेम्ब्रेन ये श्रंकन था, ये फिर से मेम्ब्रेन धीरे धीरे फैलता जाएगा और ये सेल वॉल से फिर से जाके अटैच हो जाएगा ना, सेल अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस, तो प्लाज्मोलिसिस जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, प्लाज्मोलिसिस का उल्टा होता है डीप्लाज्मोलिसिस। जब किसी प्लाज्मोलाइट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो सेल अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, इसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। और बताओ, जो मेम्ब्रेन होगा वॉल से फिर से जाके चिपक जाएगा, और ये जो मेम्ब्रेन है ये फिर से वॉल से चिपक गया, क्योंकि अंदर पानी भर गया, पानी का प्रेशर हो गया, अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप हो गया। टर्गर प्रेशर, टीपी को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, ये डेवलप हो गया। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्रोटोप्लास्ट है, ये सेल वॉल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये जो मेम्ब्रेन है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो एक बार बताइए, सेल वॉल क्या टूट जाएगा क्या, वो तो रिजिड है ना, वो भी एक उल्टा प्रेशर क्रिएट करेगा जिसको हम बोलेंगे वॉल प्रेशर। तो पता है, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर दोनों फोर्स अपोजिट है लेकिन इक्वल है, इक्वल बट अपोजिट फोर्स। ध्यान देना, अपोजिट फोर्स। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन वाला पढ़ा होगा ना, जितना प्रोटोप्लास्ट या मेम्ब्रेन प्रेशर लगाएगा सेल वॉल के ऊपर, उतना ही वॉल भी तो लगाएगा। तो टर्गर प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर, दोनों इक्वल होता है लेकिन अपोजिट प्रेशर होता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, और प्लाज्मोलाइट सेल को हाइपो में डाल दिया तो फिर से श्रिंक कर जाएगा, ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। और एक चीज ये ध्यान देना कि जब किसी सेल का प्लाज्मोलिसिस होता है तो पानी सबसे पहले साइटोप्लाज्म से लॉस होता है, फिर वैक्यूल से। वाटर फर्स्टली लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, देन फ्रॉम वैक्यूल। और ये जो सेल वॉल है और मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस में बाहर वाला सॉल्यूशन जाके भर जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नल सॉल्यूशन जाके भर जाता है। इस स्पेस को एक्सटर्नल सॉल्यूशन मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जाके ऑक्यूपाई कर लेता है। तीसरा है आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, क्या सेम, सोल्यूट, मतलब बाहर और अंदर दोनों साइड में सोल्यूट का कंसंट्रेशन सेम है। तो मतलब दोनों साइड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बराबर है, वाटर पोटेंशियल बराबर है, डिफ्यूजन प्रेशर बराबर है। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड आइसोटोनिक, मतलब
जितना पानी सेल के अंदर गया होगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। हम ऐसे सेल को बोलेंगे फ्लैसिड। नॉर्मली सेल फ्लैसिड कंडीशन में रहता है। इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, इस सेल को हम बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। ना तो पिच का है ना तो फूल है, नॉर्मल कंडीशन में है। तो इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो इसको हम बोलते हैं ना। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप इसको। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लाज्मोलिसिस के बारे में और बात करते हैं, अभी डायग्राम भी बना के दिखाएंगे। श्रिंकिंग या विड्रॉल ऑफ सेल मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसमें सेल वॉल हो, प्लांट सेल जैसे, तो जब जाहिर सी बात है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो बाहर सोल्यूट कम होगा, मतलब बाहर वाटर पोटेंशियल कम होगा और सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए सेल के अंदर से वाटर का एक जो ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा, वाटर का लॉस शुरू हो जाता है। तो जिससे उसका जो मेम्ब्रेन था ना, जो ओरिजिनली वॉल से अटैच रहता है, वो श्रिंक कर जाता है, वैक्यूल छोटा होता जाता है, उसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। उसका जो प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, उसका लाइसिस हो जाता है, मेम्ब्रेन उसका श्रिंक कर जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अंदर का साइटोप्लाज्म का सारा पानी निकल गया ना। प्लाज्मोलिसिस का उल्टा होता है डीप्लाज्मोलिसिस। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस व्हेन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंडोऑस्मोसिस अकर्स। जाहिर सी बात है किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो, उल्टा होगा। अब सेल के अंदर ना बाहर से अंदर पानी जाना शुरू कर देगा, बाहर से सेल के अंदर पानी का एंडोऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा और उसका जो मेम्ब्रेन श्रिंक था ना, वो धीरे धीरे फैलता जाएगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। वैक्यूल जो छोटा था वो भी बड़ा हो जाएगा। तो एंडोऑस्मोसिस अकर्स एंड सेल गेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। और सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा जिसमें पानी फिर से आके भर गया ना, वो रिजिड सेल वॉल के ऊपर दबाव डालेगा। द साइटोप्लाज्म बिल्ड अ प्रेशर कॉल्ड टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगेंस्ट रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल के ऊपर साइटोप्लाज्म प्रेशर बिल्ड करेगा, लेकिन सेल वॉल बहुत मजबूत होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, वो टूटता नहीं है। तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन जो रिजिड सेल वॉल है, जैसे मान लीजिए हमको कोई धक्का दे तो हम भी तो उल्टा धक्का देंगे ना। तो जो साइटोप्लाज्म प्रेशर बिल्ड कर रहा है उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जो साइटोप्लाज्म और जो सेल वॉल उल्टा प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट है। एक इधर से लग रहा है तो दूसरा उधर से लग रहा है ना, इक्वल बट अपोजिट फोर्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट, जो साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, इन सब का जो प्रेशर लग रहा है सेल वॉल के ऊपर ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड सेल वॉल इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। और इसी की वजह से विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन एंड एनलार्जमेंट ग्रोथ ऑफ द सेल। इसी की वजह से सेल का क्या होता है, जो श्रिंक था वो एक्सटेंड करता है, फैलता है, उसमें ग्रोथ होता है, एक्सटेंशन होता है ना। तो याद रखना, कितना भी प्रेशर वॉल के ऊपर पड़ेगा वॉल टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि वॉल क्या होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है ना। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप इसको। यहाँ पे देखिए हम स्टेजेस इन प्लाज्मोलिसिस आपको बता के समझा रहे हैं डायग्राम के थ्रू। स्टेजेस इन प्लाज्मोलिसिस बोल दें या फिर हम बोल दें टाइप्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस, दोनों आप इसे समझ जाओगे। प्लाज्मोलिसिस 3 टाइप का है। यह प्लाज्मोलिसिस में 3 स्टेजेस हैं, लिमिटेड, इंसिपिएंट और एविडेंट। ये तीनों सेल एक ही है, ध्यान देना, ये तीनों सेल एक ही है बेटा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेजेस पे हम इसको दिखा रहे हैं। जैसे ये शुरुआती टाइम पे है जब पानी कम निकला था, ये उसके बाद का जब पानी और भी ज़्यादा निकला, और ये लास्ट का जब बहुत ज़्यादा पानी निकल गया तब ये कैसे पहुंच गया ना। तो आप देखिए लिमिटेड प्लाज्मोलिसिस, ये कोई प्लांट सेल है, बाहर ये देखिए ग्रीन कलर का सेल वॉल है, अंदर इसके देखिए व्हाइट कलर में हमने सेल मेम्ब्रेन दिखा रखा है। ये मेम्ब्रेन है इसका,
बाहर सेल वॉल है। बाकी ये वैक्यूल के अंदर वैक्यूल का सैप है, ये वैक्यूल है ना, ये वैक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म है, ये हमने दिखा रखा है वैक्यूल। तो जाहिर सी बात है इसको हमने एक्सटर्नल सॉल्यूशन में रख दिया जो हाइपरटोनिक है। एक जो ऑस्मोसिस होगा, वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस अभी शुरू हुआ है तो इसका टीपी मान लीजिए सेल का पहले टीपी पॉजिटिव में रहा होगा, तो जैसे वाटर लॉस होना शुरू हुआ टीपी इसका 0 हो गया। ध्यान देना, टीपी इसका पॉजिटिव से 0 हो गया। वैक्यूल का साइज लगभग सेम है जैसे था और मेम्ब्रेन अभी भी सेल वॉल से अटैच है। अभी तो शुरुआत है बेटा, लेकिन इंसिपिएंट में क्या होता है जब और भी ज़्यादा पानी निकल गया, और भी ज़्यादा सेल के अंदर से पानी लॉस होता गया, तो इसका जो मेम्ब्रेन है अभी भी सेल वॉल से अटैच है, लेकिन एक्सेप्ट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर से, कोने कोने से जो मेम्ब्रेन है सेल वॉल से अलग होना शुरू हो गया, क्योंकि सेल के अंदर का पूरा पानी निकलता जा रहा है धीरे धीरे, तो कॉर्नर से। और जो टीपी पहले देखिए यहाँ 0 था, यहाँ टीपी नेगेटिव हो चुका है और मेम्ब्रेन वॉल से अटैच होना शुरू कर दिया कोने से, कॉर्नर से, यहाँ से नहीं, कोने से डिटैच होना शुरू करता है। इविडेंट में क्या होगा, और भी ज़्यादा पानी निकल गया, सेल का ऑलमोस्ट सारा पानी निकल गया, तो पता है ये जो वॉल है एकदम बीच में आ जाता है, सिकुड़ गया एकदम, मतलब सॉरी, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन वॉल से एकदम डिटैच होकर बीच में आ गया, बिल्कुल सिकुड़ गया, गेंद की तरह, बॉल लाइक ऐसे बीच में आ गया। वैक्यूल भी एकदम छोटा हो गया, तो देखिए टीपी बिकम्स मोर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे और भी नेगेटिव हो गया क्योंकि और भी पानी निकल गया। वैक्यूल साइज हाईली रिड्यूस्ड, बहुत ही छोटा हो गया और ये सेल एकदम प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है। इसको बोलते हैं इविडेंट, मतलब एकदम साफ दिख रहा है, एविडेंस मिल रहा है कि प्लाज्मोलिसिस हो गया, साफ दिख रहा है। और ये जो तो ध्यान देना, जब प्लाज्मोलिसिस होता है, हम बता चुके हैं अभी कुछ देर पहले कि वाटर फर्स्टली लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोलिसिस में पानी सबसे पहले साइटोप्लाज्म से लॉस होता है, फिर वैक्यूल के अंदर से लॉस होता है। और जब कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये आपको खाली जगह दिख रहा होगा, किसके किसके बीच, सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच, किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल का ये सेल वॉल है, ये मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस है। तो जब सेल पूरी तरीके से प्लाज्मोलाइज हो जाता है तो ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन नहीं है, यही सॉल्यूशन जाके इसके अंदर जाके भर जाता है, ये तो वही हमने लिखा है एक्सटर्नल सॉल्यूशन, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि क्या जाके भर जाता है, तो यही एक्सटर्नल सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वहाँ पे जाके भर जाता है। अब एक छोटा सा टॉपिक हम बताने वाले हैं आपको, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। एक कंसेप्ट यहाँ पे हम बता रहे हैं बेटा, इम्बाइबिशन क्या होता है। इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर वाटर या लिक्विड एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सॉलिड कोलॉइड। सॉलिड कोलॉइड, कोलॉइड मतलब वो हाइड्रोकोलॉइड हो सकता है, फाइकोकोलॉइड हो सकता है, जैसे एल्जिन है, कैरागीन है, या कोई सीड हो सकता है, ड्राई सीड हो सकता है, या कोई ड्राई वुड हो सकता है, लकड़ी हो सकता है। तो एब्जॉर्ब बाई एनी सॉलिड कोलॉइड दस इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, उसका साइज बढ़ जाएगा विदाउट फॉर्मिंग एनी सॉल्यूशन, लेकिन उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन बाय ड्राई वुड्स एंड सीड्स, ये क्लासिकल एग्जांपल्स है, दीज आर द क्लासिकल एग्जांपल्स ऑफ इम्बाइबिशन। जैसे कोई सूखी लकड़ी है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, फूल जाता है, लेकिन लकड़ी के अंदर सॉल्यूशन थोड़ी ना बनता है। या चना है, चने को पानी में डाल दो, चना फूल जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन चने के अंदर कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना बनता है। तो ये इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल है। तो जो सॉलिड कोलॉइड होता है, जैसे चना हो गया, लकड़ी हो गया, उसको बोलते हैं इम्बाइबेंट। और जो पानी होता है, लिक्विड होता है, जिसका इम्बाइबिशन होना है, इम्बाइब होना है, उसको बोलते हैं इम्बाइबेट। जैसे वाटर हो गया ना, तो इम्बाइबिशन होने के लिए क्या जरूरी है, इम्बाइबिशन किन कंडीशंस में हो पाता है, इम्बाइबिशन कब हो पाता है, इम्बाइबिशन होने के लिए क्या कंपलसरी है, हम आपको बता दें। एफिनिटी बिटवीन इम्बाइबेंट, मतलब जो चना है, एंड द इम्बाइबेट, मतलब जो वाटर हो गया, इनके बीच में एफिनिटी होना चाहिए। ध्यान देना, एफिनिटी बिटवीन इम्बाइबेंट, ये एडजॉर्बेंट एंड द इम्बाइबेट, इसके बीच में एफिनिटी हो, मतलब ध्यान देना,
जैसे लकड़ी का सरफेस है, चने का सरफेस है, उसका सरफेस पोलर होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। वो पानी को लिक्विड के लिए उसके पास एफिनिटी होना चाहिए, मतलब वो ऐसा ना हो कि उस लिक्विड को रिपेल कर दे। अगर रिपेल कर देगा, एक बार बताइए, अगर मान लीजिए चने को पानी में डाल दो और चने का सरफेस पानी को रिपेल कर दे, तो कभी चना फूल सकता है क्या? नहीं। वो सरफेस, चने का सरफेस हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। वो पानी को एब्जॉर्ब करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, रिपेल ना करे। तो एफिनिटी होना चाहिए, सरफेस पोलर होना चाहिए। एंड वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज प्री रिक्विजिट फॉर इम्बाइबिशन टू अकर। मतलब इनके बीच में एफिनिटी हो और इनके बीच में वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस हो। मतलब चना, एक बार बताइए, लकड़ी सूखा होता है, चना बिल्कुल सूखा है, सीड सूखा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पानी रहता है ना। लेकिन ड्राई सीड है, ड्राई वुड है, उसके अंदर पानी बहुत ही कम होता है। तो जाहिर सी बात है उसका वाटर पोटेंशियल तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ऑलरेडी कम रहेगा। और बाहर पानी है, लिक्विड है, तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो पानी को ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, बाहर से अंदर सीड के अंदर जाना है, वुड के अंदर जाना है, जहाँ पे वाटर पोटेंशियल ऑलरेडी बहुत कम है। तो हाई से लो, ग्रेडियंट तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि एफिनिटी मीन्स सॉलिड सरफेस या एडजॉर्बेंट जो है वो पोलर होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, एंड मस्ट हैव लो वाटर पोटेंशियल। और सीड है, वुड है, वो तो वाटर पोटेंशियल उसका कम होता ही है। बेस्ट इम्बाइबेंट, हमने एक सीक्वेंस यहाँ पे बताया, PPPSC, मतलब 5 दिया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा वाटर कौन एब्जॉर्ब करेगा इम्बाइबिशन से? फाइकोकोलोइड। फाइकोकोलोइड में आता है एल्जिन और कैरागिन, जो आपने एल्गी में पढ़ा था ना, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में। फाइकोकोलोइड जैसे एल्जिन हो गया, एल्जिन या एल्जिनिक एसिड, और कैरागिन बेस्ट इम्बाइबेंट होता है। इसके बाद पेक्टिन, फिर प्रोटीन, फिर स्टार्च, फिर सेलुलोज। मतलब इन पांचों में को अगर पानी दे दिया जाए तो सबसे ज़्यादा पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा? फाइकोकोलोइड। ये बेस्ट इम्बाइबेंट है, ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर ना। तो ये हमने दिखा दिया है। तो एक चीज़ ये ध्यान देना, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, ये हमने सीक्वेंस यहाँ पे दिखा दिया, आपको बता दिया। तो इम्बाइबिशन जो होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको और बता दें। इम्बाइबिशन जो होता है बेटा, इम्बाइबिशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एक बार बताइए, चना पानी में फूला हुआ था, आपने चने को फिर से बाहर रख दिया पानी के बाहर, धीरे धीरे उसका साइज फिर से कम होता जाता है ना। जो लकड़ी सूखा हुआ था, सूखी लकड़ी को पानी में डाला था, उसका साइज बढ़ा हुआ था, फिर से बाहर निकाल दो, फिर से उसका साइज कम हो सकता है या हो जाता है। तो इम्बाइबिशन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और इम्बाइबिशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं हीट ऑफ वेटिंग। मतलब जो एडजॉर्बेंट है बेटा, चने को पानी से निकाल दो, चने के सरफेस पे पानी का एक थिन लेयर होगा। तो पानी होता है ना, हीट के फॉर्म में इवेपोरेट करता है। तो उसको इसलिए बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। इसको बोलते हैं हीट ऑफ वेटिंग। और आपको पता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, बदलता है, इंक्रीज करता है। और ये सरफेस फेनोमेना है। इम्बाइबिशन जो होता है ये सरफेस फेनोमेना होता है बेटा। एडजॉर्बेंट, एडजॉर्ब हो रहा है ना पानी, तो ये सरफेस फेनोमेना है। और इसके अलावा हम आपको बता दें, प्रेशर डेवलप्स इनसाइड इम्बाइबेंट। जो सॉलिड है ना, उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है चने के अंदर, जिससे चने का वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल, मैट्रिक्स पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर। आईपी का मतलब इम्बाइबिशन प्रेशर, या इसको मैट्रिक्स पोटेंशियल भी बोलते हैं ना। प्रेशर डेवलप होता है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में डेवलप होता है? जिसमें जो जितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, अंदर जाएगा, उसमें प्रेशर उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। तो सबसे ज़्यादा फाइकोकोलोइड में, फिर पेक्टिन में, फिर प्रोटीन में, फिर स्टार्च में, फिर सेलुलोज में। सेलुलोज में सबसे कम प्रेशर डेवलप होता है। तो एक चीज़ ध्यान देना, जो
जो पहले जमाने के आदमी होते थे, प्री हिस्टोरिक मेन, ये क्या करते थे? ये रॉक स्प्लिट करते थे। रॉक स्प्लिट कैसे? ये इंसर्ट करते थे, इंसर्ट वेट वुड इन रॉक क्रेवाइसेस। तो पता है जो पहले ज़माने के लोग होते थे, जो बड़े बड़े रॉक होते थे, बोल्डर्स होते हैं, उसमें जो रॉक में, बोल्डर्स में जो दरार नहीं पड़ा होता, उसी दरार में सूखी लकड़ी को पहले पानी में डुबा लेते थे। लकड़ी का वॉल्यूम बढ़ता है, जाहिर सी बात है, तो पानी में डुबा लिया, भिगा लिया अच्छे से, और उसको ले जाके रॉक के दरार में, क्रेवाइसेस में डाल दिया। अब जब वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर, मैट्रिक्स पोटेंशियल में इतना प्रेशर होता है इम्बाइबिशन प्रेशर में कि वो बड़े से बड़े रॉक को तोड़ देता था। पहले के ज़माने के लोग ऐसे ही रॉक को, बोल्डर को ब्रेक करते थे। अब क्या करते हैं? डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं ना, पहले ऐसे ही तोड़ते थे। तो वो इम्बाइबिशन प्रेशर की ही वजह से था। और ध्यान देना, जो सीड है, सीडलिंग्स कैन नॉट एमर्ज विदाउट इम्बाइबिशन प्रेशर। बिना इम्बाइबिशन प्रेशर के सीड जर्मिनेट कर ही नहीं सकता। ध्यान देना, सीड कैन नॉट जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट कर ही नहीं सकता है बिना इम्बाइबिशन प्रेशर के। एक बार बताइए, कोई सीड है, आप उसको सूखे मिट्टी में डाल दो, ड्राई सॉइल में डाल दो, वो जर्मिनेट करेगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? और वो उसी सीड को उठा के गीली मिट्टी में डाल दो, कुछ दिन बाद जर्मिनेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि एंडो ऑस्मोसिस से उसके अंदर पानी जाता है, ऑस्मोसिस हो रहा है ना। इसलिए तो बोला कि एक टाइप का ये क्या था, इम्बाइबिशन एक टाइप का डिफ्यूजन था ना, क्योंकि यहाँ भी ऑस्मोसिस हो रहा है, अंदर पानी गया और जाने के बाद उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, इम्बाइबिशन प्रेशर, और उसी प्रेशर की वजह से सीड कोट रप्चर हो जाता है, रेडिकल प्लीम्यूल बाहर निकल गया, प्लांट बाहर निकल गया, जिसको हम बोलते हैं सीड जर्मिनेट कर गया। तो बिना इम्बाइबिशन के सीड जर्मिनेट कर ही नहीं सकता, रेडिकल प्लीम्यूल बाहर आ ही नहीं सकता। अब बताइए, बारिश के मौसम में, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इन रेनी सीजन्स खिड़की दरवाजे कई बार होता है ना, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से खिड़की दरवाजे बंद नहीं होते हैं। इन रेनी सीजन्स वुड्स एंड डोर्स एंड गेट्स, ये सब ठीक से बंद क्यों नहीं होते? विंडो है, डोर्स है, ये सब अच्छे से बंद नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूल जाते हैं। तो कुंडी कहीं और था, दरवाजा थोड़ा हिल गया ना, तो बंद नहीं हो पाता। यही रीजन है, इम्बाइबिशन ही उसका रीजन है। बाथरूम का दरवाजा है, नहाते रहते हो, लकड़ी का दरवाजा, पानी गिरता रहता है, फूल गया, बंद ही नहीं हो रहा है, तो ये इम्बाइबिशन की ही वजह से होता है ना। तो आज का जो लेक्चर है बेटा, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम यही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, एसेंट ऑफ सैप के बारे में बात करेंगे ना। अगले क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।